हेलो माय घोस्टली डेडली फ्रेंड्स। गाइस, मैं आज कॉन्जरिंग 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ जो हाल ही में रिलीज़ हुई है, और इस मूवी का रिव्यू भी करूँगी। अभी इस मूवी की रेटिंग कास्ट नहीं हुई है तो हम रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे। एंड मुझे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की थर्ड फिल्म में पर्सनली कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई है जिनका रिव्यू मैं वीडियो के एंड में करूँगी। गाइस, मैंने ऑलरेडी कॉन्जरिंग के ट्रेलर पर रिलेटेड स्टोरी को ब्रेक डाउन किया है। आप ऊपर जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, एंड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब बात करते हैं कॉन्जरिंग मूवी की, सो वीडियो वॉच टिल द एंड। तो मूवी की शुरुआत जुलाई 18, 1981 में होती है, जहां पर एक घर दिखाया गया है और उसके सामने एक आदमी ठीक वैसा ही, अगर आपको याद होगा, सेम यही सीन द एक्सॉर्सिस्ट मूवी का सीन है। डायरेक्टर माइकल चैप्स ने यहाँ वही सीन कॉपी किया है, जहाँ पर ग्लैडसेल फैमिली को देख पाते हैं, जिनके साथ में एड वॉरेन साथ बैठे हुए हैं और कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं और कुछ प्रेयर्स की आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि ग्लैडसेल का छोटा बेटा डेविड वो डिमोनिक पोजेशन के साइन को शो कर रहा था। वॉरेंस वहाँ उसके एक्सॉर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करने गए थे, क्योंकि वहाँ पे फादर गॉर्डन डेविड का एक्सॉर्सिज्म करने आने वाले थे। खैर, हम देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। हर जगह सामान टूटा बिखरा हुआ था और डेविड काफ़ी ज़्यादा पसीनों में भीगा हुआ था, क्योंकि उसके अंदर के डीमंस को यह सब प्रेयर पसंद नहीं आ रही थी। अब आर्ने डेविड को ऊपर रूम में कुछ आराम करने के लिए ले जाता है, जो कि डेविड की बहन डेबी का फियांसे था। आर्ने डेविड को हिम्मत देता है और नीचे आ जाता है। तभी हम देखते हैं फादर गॉर्डन भी पहुंच जाते हैं और घर को देखकर ही समझ जाते हैं यहाँ पर गड़बड़ है। आधी रात को फिर से डेविड को डीमन की प्रेजेंस फील होती है। वो वॉशरूम की ओर छुपने भागता है और सडन उसके ऊपर खून का शॉवर चलता है। डेविड देखता है वहाँ कोई डीमन है और वो वही पोजेस्ड हो जाता है। सभी लोग उसे वहाँ देखने आते हैं। डेविड ब्रोकन ग्लास से अपने ही डैड की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ एड उसे पकड़ के एक्सॉर्सिज्म के लिए नीचे ले जाता है। बट वी कैन सी कि डिमोनिक पावर्स उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पूरे घर में डिमोनिक स्केचेस के निशान आ रहे थे, यानी कि कोई शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अब फादर गॉर्डन को एड को कहने पर चर्च के बजाय यहीं पर डेविड का एक्सॉर्सिज्म शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर हम डेविड को पोजेस्ड होते हुए देखते हैं और वो अपनी पावर से घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, जिस दौरान फादर गॉर्डन घायल हो जाते हैं। डेविड के बॉडी पार्ट्स बहुत वियर्ड तरह से मूव होने लगते हैं, जिससे डेबी समेत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान डेविड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इस दौरान लॉरेन को हम देखते हैं। वो डेविड के हाथ पकड़ते वक्त उसे किसी लेडी की झलक दिखाई देती है जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। लॉरेन कुछ समझ जाती है। इससे पहले ही डीमन एड पे हमला कर देता है एंड एड की धड़कनें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ने यहाँ पर आ जाता है और डेविड को पकड़कर चैलेंज करता है कि हिम्मत है तो मेरे अंदर आकर दिखाओ। एंड ठीक वैसा ही होता है। डेविड नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एड कुछ ऐसा देख लेता है और उसे वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके चलते वे किसी को कुछ बता नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। डेविड अब ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद यह बताया जाता है एड को हार्ट अटैक आया है, जिससे उसको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना होगा। यहाँ पर लॉरेन दिन रात जागकर एड की देखभाल करती है और फादर गॉर्डन को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है, हाउ दे मेट एंड फेल इन लव। इट वॉज अ नाइस टच, नॉट चीज़ी बट प्योर लव। अब फिल्म आती है डेबी और आर्नी के पास, जहाँ पर वो अपने लैंडलॉर्ड ब्रूनो के यहाँ रहते थे। यहाँ पर डेबी डॉग्स का ध्यान रखती थी, जिसकी वजह से ब्रूनो उनसे रेंट भी नहीं लेता था। बेसिकली उन लोगों के ब्रूनो के साथ अच्छे काफ़ी गहरे संबंध थे। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद अब आर्ने भी किसी डीमन से पोजेस्ड हो चुका था।
वो डेबी से यह घर छोड़ने को भी बात करता है, बट वो इस बारे में सोचेगी ऐसा बोलकर टाल देती है। अब आर्ने को घर में एहसास होता है समथिंग इज़ फॉलोइंग हिम एंड वियर्ड। जो लेडी लॉरेन को अपने विज़न में एक्सोर्सिज्म के दौरान दिखी, वो ही लेडी अब आर्ने को अपने ही घर में भी दिखने लगती है और अपने विज़न के थ्रू आर्ने को डराने लगती है। आर्ने अब पोजेस्ड होने लगता है। समथिंग इज़ गोइंग इनसाइड हिम रॉन्ग। आर्ने को ऐसा फील होने लगता है। वो काफ़ी घबराया हुआ भी होता है। उसे देख ब्रूनो, जो कि लैंडलॉर्ड होता है, आर्ने को फोर्सफुली बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। उसी सेम टाइम पर एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और लॉरेन को वार्न करता है कि डेमन अभी गया नहीं है, बल्कि उसने आर्ने को पोजेस्ड किया है। आज बहुत बड़ा हादसा होगा, ग्लैडसेल को अभी कॉल करो। लॉरेन उनके घर पर कॉल लगाती है, बट म्यूज़िक लाउड होने की वजह से कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। लॉरेन अब डर कर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर थॉमस को कॉल करने के लिए ये बताती है, ये इन्फॉर्मेशन देती है वो ग्लैडसेल के घर जाएं। पर इतने में होता ये है कि ब्रूनो नशे की हालत में आर्ने की फियांसे डेबी के साथ डांस करने लगता है, लेकिन आर्ने को पोजीशन में सब कुछ ही गलत लगता है। सडनली पूरा सीन चेंज हो जाता है और ब्रूनो के रूप में आर्ने को एक डीमन दिखाई देता है जो कि डेबी पे हमला कर रहा था। आर्ने एक नाइफ से पोजीशन में ब्रूनो को 22 टाइम्स स्टैब करता है और घर से भाग जाता है, जहां पर उसको एक पुलिस ऑफिसर रोकता है। वी कैन क्लियरली सी कि आर्ने की आइज़ डिमोनिक पोजेस थी। वो ऑफिसर की आवाज़ सुनते ही होश में आ जाता है और बोलता है, मैंने कुछ गलत किया है, किसी को हर्ट भी किया है। न्यूज़ में बात फैल जाती है और सब डर जाते हैं। एस डाउन के 193 हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद आर्ने को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर वॉरेंस उससे मिलने आते हैं। उसके सामने होली क्रॉस, होली वाटर और बाइबल के कुछ वर्ड्स रीड करने को बोलते हैं, जिसको आर्ने ईजिली पढ़ लेता है, जिसका करेंटली मीन यह था कि उसके अंदर डीमन नहीं था, यानी कि वो फुली पोजेस नहीं हुआ था। तभी डेबी ये बात बताती है कि ये सब डीमन ने ही किया है, ये सब आर्ने नहीं कर सकता। उसकी आंखें वाइट थी। वॉरेंस डेबी को ट्रस्ट दिलाते हुए ये कहते हैं वो जो कर सकते हैं इस केस में करेंगे। वॉरेंस एक लॉयर से मिलते हैं जो कि डिमोनिक पोजीशन की बात सुनकर गुस्सा करती है कि आर्ने को मौत की सज़ा ना हो, इस बात की दुआ करो। इस सीन में हम देखते हैं वॉरेंस उस लॉयर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ये सब डीमन ने किया है, और वो उसको विश्वास दिलवाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करते हैं, जहां ऑकल्ट में एनाबेल रखी है और बहुत सी पोजेस चीज़ें। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉयर कोर्ट में डरते हुए ये बोलती है कि ये डिमोनिक पोजेशन है। मीनवाइल ऑफ स्क्रीन में वॉरेंस ने उस लॉयर को वो सब केस एंड ऑकल्ट म्यूज़ियम दिखाया होगा। ये सब सुनकर कोर्ट कुछ दिनों का समय तो दे देती है, लेकिन आर्ने की लॉयर यहाँ डरते हुए ये सोचती है कि आर्ने को पक्का लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगी या डेथ सेंटेंस। वॉरेन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये सब हुआ क्या है। एक तरफ आर्ने बोल रहा था द डेविल मेड मी डू इट, कि ये सब मुझसे शैतान ने करवाया है, और दूसरी ओर कोर्ट ये गवाही मानने को तैयार नहीं है। अब लॉरेन और वॉरेन जब इस केस को पहली बार इन्वेस्टिगेट करने गए थे, वो टेप रिपीट सुनने लगते हैं। अब हम 3 मंथ्स बैक के फ्लैशबैक को देखते हैं, जब ग्लैडसेल फैमिली और आर्ने यहाँ पहली बार आए थे। आर्ने और डेबी और उनकी फैमिली शिफ्टिंग में बिजी हो जाते हैं और प्यारा सा डेविड एक वाटर बेड पे एंजॉय करने लगता है, जहाँ पर उसको किसी शैडो का एहसास होता है और डिमोनिक पावर उसे वहाँ पकड़ लेती है। वो चीखता है। हालांकि शुरू में डेविड के पेरेंट्स डेबी किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। सबको लगता था शायद नई जगह शिफ्ट होने की वजह से डेविड के बिहेव में चेंजेस हैं। और मूवी अब प्रेजेंट लाइन में आ जाती है, जहाँ पर वॉरेंस इस घर में उसी रूम में वापस आ जाते हैं जहाँ वाटर बेड हुआ करता था। उनको उस बेड के नीचे बहुत अजीब से निशान दिखाई देते हैं, जो कि वाटर डैमेज के तो बिल्कुल भी नहीं थे। डेबी उनको अंडरग्राउंड जाने का बाहर से एक रास्ता दिखाती है। वहाँ पर नीचे लॉरेन अकेले जाती है, कॉज जेड अभी रिकवर नहीं हुआ था।
अब अंदर जाकर लॉरेन को एक कपड़ों में लिपटा हुआ ठीक एक अजीब सी चीज़ मिलती है, ठीक उसी कमरे के नीचे हिस्से में जिसे विच टोटम कहते हैं, जो कि ब्लैक मैजिक या फिर कर्स्ड करने का ज़रिया होता है। ये सब देखकर सबको शॉक लगता है कि कोई भी उनकी फैमिली को कर्ज क्यों करना चाहेगा। अब यहाँ पर हुआ यह था कि यह कर्ज डेविड के बजाय आर्ने पे लग गया था। खैर, अब फादर गॉर्डन ये बताते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में एक ही इंसान को पता हो सकता है, जो कि हैं फादर कैस्टनर, एंड करंटली ही इज़ रिटायर्ड। वॉरेन सब सीधा फादर के पास पहुँचते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से अकेले हैं, जीवन बिता रहे हैं। वो उनको अपने बेसमेंट ऑकल्ट में ले जाता है, जहाँ पर उसने काफ़ी कुछ कर्ज इकट्ठा किया हुआ था। वो कुछ किस्से भी उनको बताता है कि कैसे एक लेडी ने ट्रेन ट्रैक पर सर रखकर खुद को मार लिया था। उसका बच्चा निर्धारित समय से 6 हफ्ते पहले पैदा हुआ, जिसका हार्ट शरीर के बाहर था। फादर कैस्टनर का ये कहना था कि ये लोग डीमंस पावर के लिए सैटन को पूजते हैं, एंड इट्स एक्चुअली वर्क्स। वह यहाँ वॉरेंस को वार्न करता है कि इस केस में उनका सब कुछ खत्म हो सकता है, तो बी केयरफुल। लेकिन वो उनको वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए भी कह देता है। मीनवाइल हम फिर से ये देखते हैं कि वो लेडी फिर से आर्ने पर ब्लैक मैजिक कर रही है और एक डीमन आर्नी के वार्ड में आकर उसे डराता है और उसको सब संभालने लगते हैं। अब वॉरेंस इस केस को स्टडी करने लगते हैं और तभी कॉन्जरिंग 1 से जुड़ा ईस्टर एग मिलता है कि पेरेंट फैमिली ने वॉरेंस को कुछ फ्लावर्स भेजे हैं। अचानक से वॉरेंस के पास एक कॉल आती है कि उनको एक लीड मिली है। एक डिटेक्टिव है जो ये दावा करता है कि उसने ऐसा सेम टोटम देखा है, और बस वॉरेंस वहाँ पहुँचते हैं। डिटेक्टिव का ये कहना था कि कैटी और जेसिका नाम की 2 लड़कियाँ पिछले 4 मंथ से गायब है। हालांकि उनको कैटी की डेड बॉडी जंगल में मिल तो गई है, लेकिन जेसिका अभी तक लापता है। अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कैटी को भी ठीक 22 बार स्टैप करके मारा गया था, जस्ट लाइक ब्रूनो, एंड ये टोटम भी पुलिस को बरामद हुआ था। अब वॉरेंस यहाँ पर एक डील करते हैं कि अगर उन्होंने जेसिका को ढूंढने में मदद करी तो पुलिस ऑफिसर जेसिका की सारी केस फाइल को वॉरेंस के हैंडओवर करना होगा, ताकि वॉरेंस केस को सॉल्व कर पाए। डिटेक्टिव का यह कहना था कि जो पुलिस नहीं कर पाई तो तुम लोग क्या करोगे, जिस पर लॉरेन का ये कहना था कि मैं वो देख सकती हूँ जो तुम इंसान नहीं देख सकते। बट इस डील को करने से पहले डिटेक्टिव लॉरेन का एक छोटा सा टेस्ट लेता है। वो 3 नाइफ्स को लेकर आता है और आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि कैटी का मर्डर किससे हुआ था। लॉरेन एक ही झटके में बता देती है। डिटेक्टिव इम्प्रेस्ड हो जाता है और उनको डेथ साइट पर ले जाता है, जहाँ पर लॉरेन फिर से डिटेक्टिव को ये बोलती है मर्डर साइट पीछे रह गई है, जिसे सुनकर वे शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ डेबे और डेविड आर्नी से मिलने प्रिजन में जाते हैं, जिसे देखकर डेविड इमीडिएट समझ जाता है कि आर्ने के आसपास डीमन है, और उसके गूज़बम्स देखकर ऐसा वो कोल्डनेस और कान के पास अजीब सी आवाज़ों का महसूस कर चुका था। यहाँ पर आर्ने को डीमन कुछ करने के लिए बोलता है, जो कि हमें कुछ देर में पता चलेगा। खैर, मर्डर साइट पर पहुँचते ही लॉरेन जांच पड़ताल शुरू कर देती है, और वो अपनी पावर से महसूस करती है कि वो रात में कैटी और जेसिका वहाँ घूम रही थी। जेसिका कैटी को एक बैंड पहनाती है और सडन 22 बार स्टैप कर देती है और मारकर भाग जाती है। यहाँ पर लॉरेन सेम वही एक्ट फील कर रही थी, तो वो भी भागने लगती है, जिसका पीछा एड करता है। हम यहाँ देख सकते हैं एड बहुत मुश्किल से ही भाग पा रहा था, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। अब लॉरेन पहाड़ी के पास आकर रुक जाती है, जहाँ पर कोई डिमोनिक हाथ उसे पहाड़ी से नीचे खींचता है, बट एड उसको बचाता है, ऊपर खींचता है। और लॉरेन का ये कहना था कि जेसिका नीचे पानी में है। सर्च करने पर उनको बॉडी मिल जाती है, बट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था कि वो बॉडी जेसिका की है। पानी में काफ़ी समय से होने पर बॉडी गली हुई थी, पर डील के अकॉर्डिंग डिटेक्टिव केस फाइल वॉरेंस को देने के लिए रेडी हो जाता है। देन वॉरेंस के पास डेबी का फ़ोन आता है,
वे ये बताती है कि डीमन अभी गया नहीं है, बल्कि वो आर्ने को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहा है। और यह बात वही है जो कि आर्ने ने पुलिस सेल में इनको बताई थी। वॉरेंस उसको पुलिस सेल में फादर न्यूमन से बात करने को और 24 आवर्स साइट वॉच पर रखने के लिए बोलते हैं। बट तभी कॉल में एक डिमोनिक डिस्टर्बेंस होती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। प्रिजन सेल में हम देख सकते हैं कि आर्ने पोजेस्ड हो रहा था, वो अपने काबू में नहीं था। बट फादर न्यूमन आकर उसको एक होली वाटर की बोतल पकड़ा कर जाते हैं कि गॉड हम सभी को जीतने और जीने का मौका देता है। तभी लॉरेन डिस्कशंस के दौरान ये बात बोलती है कि ये एक कर्ज है और कर्ज तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि ये डीमन खुद की मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं आया है। अब पहली बार यहाँ लॉरेन नेड को बताती है कि उसने एक लेडी को देखा था जब उसे पहली बार डेविड को डिमोनिक पोजेशन के दौरान टच किया था, और अगर वो बॉडी जेसिका की हुई तो एक कनेक्शन अभी भी जुड़ा है, हो सकता है। मीनवाइल प्रिजन सेल में आर्ने डर के बैठा हुआ था। वो होली वाटर से अपने चारों ओर एक सर्कल बनाने लगता है। तभी वॉरेंस फ्यूनरल होम में फोर्सफुली एंटर करते हैं और लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़कर सीधा कनेक्ट हो जाती है कुछ अजीब सी गुफा जैसी जगह पर, जहां कर्स्ड का कुछ सामान बिखरा पड़ा था, ब्लैक कैंडल्स, और उसे वही लेडी दिखाई देती है जो कि उसे अब तक मूवी में दिखती आई है, जो कि एक रिचुअल क्रिएट कर रही थी और आर्ने को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रही थी। यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि ये डेड बॉडी तो जेसिका की ही थी। तभी लॉरेन चिल्लाकर उस लेडी को रोकती है और उस लेडी का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो रिचुअल रुक जाता है, जिससे आर्ने की जान बच जाती है। ये लेडी लॉरेन को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। लॉरेन गॉड का नेम लेती है, लेकिन वो लेडी हंसकर ये बोलती है, श्योर गॉड हैज़ डैम्ड यू, क्योंकि ये कनेक्शन दोनों साइड से जुड़ चुका था। जैसे लॉरेन जेसिका के ज़रिए वहाँ पर पहुँची थी, वैसे ही लेडी फ्यूनरल होम में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती थी। ये लेडी फ्यूनरल होम में पड़ी हुई एक डेड बॉडी में एक डीमन के ज़रिए पोजेस्ड करती है और लॉरेन पे हमला करवाती है। बट तभी एड लॉरेन का हाथ जेसिका के हाथ से हटवा देता है और कनेक्शन टूट जाता है और वो डेड बॉडी वहीं पर गिर पड़ती है। वॉरेन सब अपने घर वापस आ जाते हैं। वो ड्रू को रिसर्च करने को कहते हैं। एक स्ट्रैगिया नाम की किताब में उसको इस कर्ज से रिलेटेड चीज़ मिलती है, जो कि लैटिन और अरामिक में थी। कुछ चीज़ें इसके अंदर क्लियर थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। लाइक यहाँ पर कहा गया था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस होगा एक मर्डर के ज़रिए, एक सुसाइड के ज़रिए। इस कर्ज को रोकने के लिए ऑल्टर ख़त्म करना होगा कि जिस जगह से इस कर्ज को कास्ट करा गया है। आसान भाषा में समझाऊं तो एक टेबल जहां से ये कर्ज करा गया है। डेबी का यहाँ पर यह कहना था कि उस लेडी ने लॉरेन की ताकत देख ली है तो शायद वो रुक जाए। बट लॉरेन यह बताती है कि उस लेडी की खुद की सोल इस रिचुअल पे डिपेंड करती है और वो नहीं रुकेगी। लॉरेन का यहाँ ये कहना था कि उस लेडी के ऑल्टर यानी अभिशाप और जगह का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसे कुछ ही चीज़ें याद है, जैसे बैकग्राउंड्स में ट्रेन्स की आवाज़ें, कुछ अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ पर अंधेरा है और कुछ बहते पानी की आवाज़, पर इससे एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा पाना मुश्किल है। तभी एड को चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो देखता है घर में कोई भी नहीं है, लेकिन उसे घर में नीचे वही लेडी मिलती है जो अब तक लॉरेन को दिख रही थी। वो एड से ये कहती है कि उन्होंने काफ़ी कुछ उसके बारे में पता कर लिया है, बट अब उनको रुकना होगा। अब वो लेडी एक विज़न के थ्रू एड को नाइफ से लॉरेन को एक डीमन दिखाकर अटैक करवाती है। तभी वो होश में आता है, देखता है कि नाइफ से वो लॉरेन को ही मारने जा रहा था। एड बोलता है सबसे कि वो लेडी उनके घर के अंदर थी और वो पागलों की तरह घर में कुछ ढूंढने लगता है। तभी लॉरेन को टेबल पे रखे कुछ फ्लावर्स दिखाई देते हैं जो कि रातों रात ब्लैक और सूख गए थे। गुस्से में एड वो वास तोड़ देता है। तभी हम क्या देखते हैं, उस वास में वही सेम टोटम निकलता है जो कि वो लेडी यूज़ करती है कर्स के लिए। अब यहाँ ये फिल्म 3 जगह पर डिवाइड हो जाती है।
ड्रू एंड एड सबको कनेक्शन करने में लग जाते हैं। लॉरेन इस बुक को लेकर फादर कास्टनर के पास जाती है बाकी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए, और दूसरी ओर डेबी प्रिजन में आर्नी के पास जाती है। सबके पास आज रात का ही वक्त था क्योंकि रात को लेडी कैसे भी आर्ने पर अपना कर्स पूरा करने वाली थी और रात में सैटनिक पावर्स हाई हो जाती है। आर्ने को बेड से बांध दिया गया था। डेबी और फादर न्यूमैन बिल्कुल रेडी थे कि वो एटलीस्ट आर्ने को सुसाइड करने से रोक पाए। लॉरेन सीधा फादर के पास पहुंचती है बट वो फादर घर को लॉक कर देते हैं। दूसरी ओर एड और ड्रू मैप्स को और फाइल्स को कनेक्ट कर इस लेडी का ठिकाना ढूंढ लेते हैं जो और कहीं नहीं फादर के घर के पास में ही था। उसका घर भी सेम वैसी ही लोकेशन से मैच हुआ जैसे लॉरेन ने अपने विज़न में देखा था। खैर फादर वहाँ लॉरेन को किताब के हिसाब से यहाँ बताते हैं कि रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए 3 सैक्रिफाइसेस का होना ज़रूरी है, यानी कि 3 विक्टिम, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड लव, थर्ड अ मैन ऑफ गॉड। यानी एक तो हो गया कैटी जेसिका, दूसरा हुआ डेविड आर्नी और आखिरी है एड। इसलिए एड के पास से भी यही सेम टोटम निकला था। वाज ऑल प्लान्ड। वो लेडी जानती थी कि वॉरेंस कौन है। वो फादर लॉरेन को अपने साथ नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहते हैं। गाइस अब असल में मूवी की स्टोरी यहाँ टर्न लेती है। असल में इस लेडी का नाम इज़ला था। ये कोई और नहीं बल्कि फादर कास्टनर की ही बेटी थी जिसको अपने फादर के कल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। वो वहीं ऑकल्ट में पली बड़ी थी क्योंकि उसका बचपन वहीं बीता और वो वहीं पली बड़ी और इस अंडरग्राउंड में बचपन में ही घूमा करती थी और यहीं पर उसका ऑल्टर है। और इस बात को अब तक फादर ने सबसे चर्च में भी छुपा कर रखा क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो बचपन से ही फादर ने इज़ला को पाला पर वो गलत शक्तियों में पड़ चुकी थी। फादर खुद अब अपनी बेटी को देखना चाहते थे। दूसरी ओर एड फादर के घर पर लॉरेन से मिलने निकल पड़ता है और ड्रू को पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहता है। लॉरेन बेसमेंट के थ्रू अंडरग्राउंड सीढ़ियों से होते हुए उसके ऑल्टर प्लेस पे पहुंच जाती है। इतने में इज़ला अपने फादर के पास पहुंचकर चाकू से उनकी गर्दन काट देती है और नीचे की ओर बढ़ती है जिसको लॉरेन महसूस कर लेती है। वो जल्दी से विच क्राफ्ट टेबल को तोड़ने की कोशिश करती है बट इट वाज टू हैवी। बट तभी वहाँ पर इज़ला आ जाती है और खुद की पावर से लॉरेन को ही खुद के डबल रूप दिखवाती है। किसी तरह एड वहाँ पहुँचता है। लॉरेन की चीख सुनकर वो भी नीचे की ओर आ जाता है। एक साइड में इज़ला अपने ऑल्टर को भी पूरा करने जा रही थी। तभी वो एड को भी वहाँ देखकर उसकी आंखों में कुछ फूंकती है जिससे वो पोजेस्ड हो जाता है। एंड दूसरी तरफ आर्ने भी हवा में लेविटेट होकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है। एड पोजेशन की हालत में लॉरेन के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। वो सडन मारने ही जा रहा होता है लॉरेन को, तभी एड को अपना ट्रू लव याद दिलाती है कि उसने उसकी आंखें खोलने होश में आने के लिए कहती है कि हमारा प्यार इतना भी वीक नहीं था, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। एड हम यहाँ देखते हैं कि एड धीरे धीरे होश में आ जाता है और उस हथौड़े की मदद से टेबल पे दे मारता है और वो टेबल टूट जाती है और वो रिचुअल भी ब्रेक हो जाता है। उधर आर्ने भी बच जाता है। इधर इज़ला नाइफ लेकर एड को मारने आती है। तभी पीछे से इज़ला की शक्ल का डीमन आता है और इज़ला की सोल को अपने साथ ले जाता है उसे मारकर। एज़ यहाँ पर डीमन को एक सोल चाहिए थी। इज़ला ने पावर्स के लिए सैटन से सेक्रीफाइसेस किए थे। अब जबकि एक भी रिचुअल कर्स पूरा नहीं हो सका तो सैटन इज़ला की ही सोल को ले गया। हालांकि लास्ट में हमें ये पता नहीं लगा कि ये डीमन कौन था या सैटन। और सब अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर आते हैं। तभी एड की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि उसको फिर से सांस नहीं आ रही थी ड्यू टू द रीसेंट हार्ट अटैक। वो मेडिसिन लेना भूल गया था। तभी लॉरेन उसको अपने लॉकेट में से निकालकर मेडिसिन उसे दे देती है, विच शोज़ वो उसकी कितनी केयर करती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। एड इस केस से जुड़ा हुआ एक
आर्टिफैक्ट अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में रख देता है, जैसा कि वॉरेंस हमेशा करते आए हैं। अपने केस से जुड़ा कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट को वो अपने ऑकल्ट म्यूज़ियम में सेफ रखते हैं। और आर्ने की सज़ा 5 साल की ही होती है कॉज ऑफ हिज पोलाइट बिहेवियर, जिसके बाद वो और डेबी शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो आज भी खुशी से अपनी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। एंड में मूवी के केसेस से जुड़ी रियल टेप्स भी सुनाई जाती है जो वॉरेंस एंड डीमंस के बीच की थी। यह केस अपने आप में बहुत बड़ा केस था अब तक का वॉरेंस की लाइफ का, जिसने पूरे अमेरिका को शॉक में डाल दिया था। और यही मूवी एंड हो जाती है। यह थी कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट की कहानी। तो गाइस, अब बात करते हैं रिव्यू की। यह मूवी पहले की कॉन्जरिंग यूनिवर्स में आई फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरिजन में फेड पड़ गई। आई पर्सनली टेल यू, कॉन्जरिंग फर्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कॉन्जरिंग 2 अच्छी थी, कॉन्जरिंग 3 ऑल आर ओके थी, नॉट टू मच गुड, 1 and 2 टाइम्स वॉचेबल है। जिस तरह से वेट था, मूवी को कुछ खास एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतारा गया। मूवी में हॉरर सीन्स एंड म्यूज़िक कम था। अकॉर्डिंग टू मी, डिमोनिक पोजेशन, सैटन एंड केस से ज़्यादा यहाँ रिचुअल एंड विचक्राफ्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इवन उस डेविड पे 43 डीमंस थे तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना था। इवन वो आर्नी का स्टैब्ड सीन भी दिखाना चाहिए था 22 टाइम्स, जो कि कहानी और केस का मेन हिस्सा था। पर्सनली आई टेल यू गाइस, ये ओके फिल्म है। मूवी की बिगिनिंग बहुत अच्छी हुई है बट क्लाइमेक्स कहीं ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्टेबल था जो नहीं हुआ, बट आई लाइक एन्जॉय इट। अब एंड में यहाँ कौन सा डीमन था ये कुछ समझ नहीं आया। अगर इस डीमन या किसी सैटन का कनेक्शन बाकी कॉन्जरिंग सीरीज़ से दिखाना चाहिए था, जिससे थर्ड पार्ट बाकी से कहीं कनेक्ट हो पाता, बट ऐसा कहीं नहीं हुआ। एटलीस्ट टॉटम और रिचुअल को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हुए और ज़्यादा डरावने सीन बन सकते थे, बट सारे मिसिंग पॉइंट्स है। बट आई हैड एन्जॉयड एंड हॉरर लवर्स एंड कॉन्जरिंग यूनिवर्स फैंस को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये वॉरेंस के ट्रू केस पे बेस्ड है, बट थर्ड मूवी इज़ द वीकेस्ट रेदर देन ऑफ द कॉन्जरिंग मूवीज़। ओवरऑल रियल आर्ने के केस को और अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए था, मोर हॉरिबल हो सकती थी। हाँ, कहीं बोर सीन्स नहीं है, बट आई हैड रियली इन्जॉयड। थोड़ा हॉरर इफ़ेक्ट्स एंड म्यूज़िक पे और काम किया जा सकता था। गाइस, ये मूवी HBO मैक्स पे अवेलेबल है एंड दूसरे इंडिया में विदाउट VPN के थ्रू नहीं प्ले कर सकते, तो आप साथ में डाउनलोड करना होगा आपको साथ में। सो अगर गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें मोर अपडेट्स के लिए।